आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं, है ना। तो आपने यदि मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी कम से कम है ना 40 से 45 वीडियो डाल चुका हूँ, सभी सब्जेक्ट की मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। और मोस्ट टाइम भी मैंने डाली हुई है, ठीक है। और आपको किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये आपको कैसे पता कि यही आएंगे, ऐसा कमेंट किया था। तो मैं उनको बता दूं कि मैंने भी ये एग्ज़ाम दी है, ठीक है। और मैंने 5 सालों के पेपर भी देखे हैं, पिछले 5 सालों के पेपर भी मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। और मैंने भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी पहले, ठीक है। तो इसलिए मुझे इतना नॉलेज हो गया है कि मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ, ठीक है। तो जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है बिल्कुल मोस्ट टाइम की वीडियोस हैं और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा, ओके। और प्लीज़ आप कोई सा एक चैनल सिलेक्ट कीजिए और उसको पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप अगर अलग अलग देखोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो कृपया कोई सा भी चैनल, मेरा ही नहीं, कोई सा भी एक चैनल आप सिलेक्ट कीजिए कि इसी से पढ़ना है ना, जो आपको पूरी तैयारी करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि पूरी तैयारी कोई ऐसे नहीं करवा सकता ना, उसको इतना नॉलेज होगा तभी वो करवाएगा, ठीक है। चलो तो हम आगे पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। देखिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं उनको एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 89 नंबर का क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो और आपको और भी कोई डाउट और क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, यदि कोई एडमिट कार्ड से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तब मैं बिल्कुल आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल कर दूंगा। चलो, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है ना। दो पूर्ण संख्याओं का, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ठीक है। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या होती है 1 से होती है। कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 2 3 4 ऐसे डेज डेज अनंत तक जाएगी, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपको मैं बता दूं, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक, पूर्णांक में सब आ जाता है। पूर्णांक में -2 -1 2 3 4 25 26 जो भी संख्या है, प्लस की और माइनस की मिक्स, प्लस और माइनस की जो संख्याएं होती है उनको सभी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2.5, तो बताओ ये क्या पूर्णांक है, क्या ये, बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक ये नहीं है क्योंकि ये पूर्ण अंक होना चाहिए। ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में जितने भी आते हैं ना वो पूर्णांक नहीं होते। 3 4 5 6 25 26 26 25 95 जितने भी ये संख्याएं हैं, नंबर्स हैं पूरे, वो होते हैं पूर्णांक। और दशमलव में जो पॉइंट में होते हैं, दशमलव में होते हैं, वो पूर्णांक नहीं होते। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब। तो यहाँ पे क्या दिया, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, मतलब पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर 1 2 3 में कुछ भी हो सकती है। तो उन संख्या का अंतर कितना, 66 है, 66 है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात रेशियो आपको दिया है 2:5 है। तो ये दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। क्यों, तो क्या करेंगे, 2:5 हमको दिया है तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे अनुपात कितना दिया है, 2:5 दिया है, 2:5 है ना। देखो फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम, ये जो हमको रेशियो दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ, क्या दिया है, 2:5 हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ में, इन संख्याओं के साथ में हम 2x लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 2x लिख लेंगे, प्लस 5x हम यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 2x लिख लेंगे प्लस 5x लिख लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का क्या अंतर, यदि यहाँ योग बोलता तो हम प्लस लगाते और यहाँ क्या बोला, अंतर मतलब डिफरेंस।
तो अंतर के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 माइनस 3, इनका अंतर कितना है, इनमें अंतर कितना है, तो इनमें 2 का अंतर है, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2 का अंतर है। तो अंतर मतलब माइनस, ठीक है, अंतर मतलब माइनस, ठीक है। तो दो संख्याएं दी हुई है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, अंतर कितना है, 2:5 है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि पहले ये 5x आगे आएगा कि ये 2x बाद में आएगा, क्या आएगा पहले, है ना, ये कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो पहले बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, ये है कि ये बड़ी संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखो कि अंतर कब आता है, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम माइनस करते हैं, सबको पता है, तब अंतर हमको पता चलता है ना, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, ये रोंग है, ठीक है, ये क्या है, रोंग है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये 5x को ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 2x, मतलब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस करेंगे, मतलब इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा हमारे पास, 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 66। यही तो बोला है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है, 66 है, 66 है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों जो अनुपात हमको दिया है उनके साथ में हम क्या जोड़ देंगे, 5x और 2x जोड़ देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या हम घटाते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसा डायरेक्ट ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे, ऐसे कैसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या इन दोनों संख्याओं का अनुपात ये दे रखा था हमको, और 5x माइनस 2x कर दिया, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 66 हमको दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब इनको माइनस कर दो, 5x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 3x बचेगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा, बराबर 66 कर देंगे। चलो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है क्या, गुणा में है क्या, बिल्कुल गुणा में है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ को इसको बटे में लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे, जो 3x लिखा है इसको कहाँ पहुँचा देंगे, बटे में। नीचे लाओ, ये नीचे ले आए हम, ले आए। अब क्या करेंगे, चलो जल्दी से हल कर दो, 3 1 करना 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 आ जाएगा, सही है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 22 इसका आंसर आया। मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 22 आई है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे मानी कौन कौन सी थी, जो संख्याएं मानी थी हमने यहाँ पे, आप है ना, देखो मैं यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं 9th 10th जो भी आप क्लास में हम सवाल करते हैं वैसे ही मैं आपको करवा रहा हूँ। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं करना है, आपको केवल 2 या 3 मिनट में ही सवाल को करना है, जल्दी से, ऐसे सही सिस्टमेटिक नहीं करना है। फटाफट हमको आंसर से मतलब है अभी, तो फटाफट आंसर लाने की कोशिश करना शॉर्टकट में, ठीक है, जल्दी से, है ना। तो आप ऐसे करने मत बैठ जाना कि बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है, ऐसे नहीं, केवल 2 या 3 या 4 मिनट में, 3 मिनट में आपका सवाल हो जाना चाहिए एग्जाम में। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, ठीक है। और आप नोट्स जरूर बनाइएगा, फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा, ओके। चलो तो यहाँ पे हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी, क्या मानी थी, पहली संख्या क्या मानी थी हमने मानी थी 2x मानी थी, क्या मानी थी 2x। और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, 3x मानी थी। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो कि पहली संख्या हमने 2x मान ली, दूसरी संख्या 3x मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको x की, अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया था, सॉरी योग नहीं, अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर, है ना। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया था 5x माइनस, ये 5x आगे क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसका x की वैल्यू आ गई थी 22। अब पहली संख्या क्या थी, 2x थी ना, हमने मानी थी, तो 2 लिखो और x की जगह पे क्या रख दो, सॉरी x की जगह पे क्या रख दोगे, 22 रख दोगे, क्या रख दोगे, 22। आपको दिख रहा होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो तो x की जगह पे आप क्या रख दोगे, 22, 22 दूना 44, कितना, 22 दूना 44, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 लिखा ऐसे कैसे ही, इंटू लगाओ, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 22, बस रख दो 22, तो क्या आ जाएगा, 22 को 22 दूना 44, 22 दिया 66 हो जाएगा। तो 44 और 66 हमारा आंसर हो जाएगा, तो जब भी आपको अनुपात दिए हों सवालों में, तो आप क्या कीजिएगा, उनको उनके साथ में x मान लीजिएगा, या तो आपको किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो कि किसी त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, है ना, या फिर किसी त्रिभुज के कोण 3:4 में है, या 1 अनुपात, जैसे मान लो आपको बोल दे कोई कि किसी त्रिभुज के अनुपात ये है 3:2:6, ये आपको दे रखे हो, मान लो ये कोण दिए हैं अनुपात में, तो आप क्या करोगे, इनके साथ में क्या मान लोगे, इसको 3x मान लेना है, इसको 2x मान लेना, ठीक है, और इसको क्या मान लोगे, 6x मान लोगे। तो हमेशा याद रखो, जब अनुपात में हमको दिए हो ना सवाल, तो हम उनके साथ में x मान लेते हैं, ठीक है। ये आप सोचते हो x कहाँ से आता है, वो हम मानते हैं, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, मानते हैं, और इस तरह से सवालों को हम कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने कैसे किया है इसको। ठीक है, आप ऐसा कैसा ये मत कर देना, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, देखिएगा। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, उनको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला जो इस सवाल में लगेगा कौन सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो क्या होता है वो आप देखिए, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार, क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल और क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा, देखो समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, देखा होगा आपने, है ना, ऐसा थोड़ा टेढ़ा होता है, सही है, टेढ़ा होता है ना। और आयत कैसा होता है, आयत बिल्कुल सीधा होता है। आयत, ये क्या है हमारा, आयत है, क्या है, आयत, और ये क्या है, समांतर, क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज और ये आयत है। तो देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल भी क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये ले लो, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर भी क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। केवल शब्द में फर्क आ रहा है, बस किसमें आ रहा है, शब्दों में फर्क आ रहा है, बस केवल वर्ड्स जो है यहाँ पर उनमें फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही निकल रहा है। समांतर चतुर्भुज को हम आयत बोल सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को हम क्या बोल सकते हैं, आयत बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लेना। ठीक है, केवल शब्दों में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन दोनों का जो मतलब है, जो मीनिंग निकल रहा है, वो एक ही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, तो हम दिया है वो लिख लेते हैं पहले सवाल में कि हमको दिया क्या है। ठीक है, दिया क्या है, तो देखो, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 4108 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। यदि उसका आधार 64 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 4608, है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, कितना दिया है, 4608 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो हिंदी में लिखा ना वर्ग सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। चलो, अब क्या लिखना है, उसका आधार 64 सेंटीमीटर है, तो आधार कितना दिया है, आधार दिया है 64 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई। क्या निकालना है, ऊंचाई हमको निकालना है ना, ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखिएगा, इन सवालों को आप, मैं यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ आपको, फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या करवा रहा हूँ, सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ। तो आपको क्या, इतना सिस्टमेटिक एग्जाम में नहीं करना है, आपको क्या करना है, शॉर्ट में करके जाना है फटाफट, है ना। ये फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में होना चाहिए केवल फॉर्मूला, और फटाफट रख दो वैल्यू, फटाफट और आंसर निकाल दो। ठीक है, चलो, तो ये मैं आपको, है ना, सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कीजिएगा और शॉर्टकट में करने की कोशिश कीजिएगा, 2 या 3 मिनट में केवल सवाल को। ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है क्या हमको, ये दिया है समांतर चतुर्भुज का, कितना है, 4608। यहाँ रख दो, इस लाइन की जगह पर रख दो, 4608 रख दिया। आधार दिया है क्या, आधार दिया है 64 सेंटीमीटर, 64 रख दो। और ऊंचाई तो क्या करना है, निकालना है ना, ऊंचाई तो हमको निकालना है। चलो, तो 4608 और ये 64 यहाँ पे गुणा में है ना, मल्टीप्लाई में है,
तो इसको बटे में पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो? बटे में पहुंचा दो। पहुंचा दिया। चलो ऊंचाई हाइट इज इक्वल टू ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंपली हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो किससे करें इसको पहले? तो देखो इसको पहले आप एक काम ये कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा यदि बड़े नंबर से, चलो मैं छोटे नंबर से करता हूँ, ठीक है। 2 से कर लेते, 2 से कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 0 थी तो 0 लगा देंगे, 2 चुका 8, ठीक है। ये आ गया 32, है ना। आप और भी हो जाएगा। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4 हुआ। ये ऊंचाई चलते रहने देना, है ना। चलो यहाँ पे आया 16। चलो अब ये किससे कट रहा है देख लो एक बार, किससे कट जाएगा ये? क्या ये 16 से ये 12 सॉरी 11,100 सॉरी 1152 जो है, 1152 जो है वो 16 से कट जाएगा क्या? देखो ध्यान से, कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। आपको यदि 16 की टेबल आती है, 16 का पहाड़ा आता है, तो आप काट लोगे आसानी से, है ना। चलो देखो कैसे काटेंगे। 16 इक्कन 16 कट जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 सत्ते 112 होता है। कितना होता है? 16 सत्ते 100, 16 इक्कन 16 और 16 सत्ते 112। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। देखो इधर मैं करके बता देता हूँ। 16 से करें, 16 इक्कन 16 नहीं होगा। 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ता 112, 16 सत्ता 112 है ना। 16 7 जा 112, 16 सत्ते 112। यहाँ पे बचेगा 3 और ये 0 हो जाएगा, और ऊपर से उतारेंगे कितना? सत्ते है ना। 16 सत्ते 112, फिर ये नीचे लिखेंगे 2। अब ये कट जाएगा क्या? 16 2 32, है ना। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 72। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई? ऊंचाई कितनी आ गई? ऊंचाई हमारे पास आ गई यहाँ पर 72 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊंचाई बराबर 72 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर मत करना, सेंटीमीटर करना, स्क्वायर मत करना। स्क्वायर कब करते हैं? जब हम क्षेत्रफल निकालते। स्क्वायर कब करते? जब हम क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमको तो ऊंचाई निकालना थी, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, वो हमने निकाल दी। फॉर्मूले आप याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एग्जाम में बिल्कुल सिस्टमेटिक करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम रहने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल शॉर्टकट में करिएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा फटाफट, और आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, है ना। देखिएगा ध्यान से। यदि मोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु क्या होगी, है ना। जिससे मैं आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछूं, क्या पूछूं कि आपकी आयु मान लो कितनी है? आपकी आयु है 12 कितनी है? 15 साल है। आपकी जो आयु है वो कितने साल है? 15 साल है, ठीक है। 15 वर्ष है आपकी आयु। आपकी जो एज है, उम्र है, वो कितनी है? 15 वर्ष है। तो बताओ 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी? अभी आपकी आयु वर्तमान में, मतलब अभी करंट में आपकी आयु जो है 15 वर्ष है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। 15 में कितने जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। तो आपने क्या किया? जोड़ा है। क्या बोला उसने? 5 वर्ष बाद बोला, तो आपने क्या किया? जोड़ा। 5 में 15, आपने 5 वर्ष बाद पूछा उसने, तो क्या हो गया? 20 वर्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सवाल में भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे? यदि यहाँ पे 5 वर्ष पहले आता, कि 5 वर्ष पहले, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरी अभी है 15 वर्ष, मान लो आपकी है ना, आपकी है 15 वर्ष उम्र है, ठीक है। अब आपसे मैं ये बोलूं कि आप मुझे बताओ 5 वर्ष, मैं आपसे पूछूं कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले, याद रखना पहले, तो आप बताओगे 10 साल थी। क्यों? क्योंकि 15 में से 5 माइनस कर देंगे हम, सही है। 15 में से 5 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब पहले आता है तो हम माइनस करते हैं, और 5 वर्ष बाद आता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु हमको बताना है। अभी वर्तमान में कितनी दी हुई है? x + 10 है, तो x + 10 है उसकी माँ की आयु, है ना। अब 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद मतलब 5 और जोड़ दो उसमें, जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? 10 और 5 15। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? ये रहा बी वाला, बी वाला है ना, बी वाला, हाँ, x + 15 वर्ष, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आकृति में x डिग्री का मान बताओ, मतलब ये कोण आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा,
ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे यदि कोई रेखा होती है, मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा इस रेखा पर? इस रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का कोण है ये। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो बताओ क्या ये भी 180 डिग्री का कोण है क्या? ये वाला बिल्कुल है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा। अब 180 डिग्री जो बनता है कोण, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक युग्म, और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम 180 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमको x की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है? x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये जो बाहर का कोण है इसको हमको निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? एक त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये कोण भी निकालेंगे और ये कोण भी निकालेंगे। ये दोनों कोण हम निकालेंगे पहले, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब आप देखिएगा ध्यान से। पहले हम ये वाला कोण निकालते हैं। कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो इस कोण को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऐसी लाइन खींची हुई है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना है ये 125 डिग्री है, और ये पूरा हमको पता नहीं है। इतना हमको ये इधर वाला नीचे का पता नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला हमको पता है कि 125 डिग्री है ना। तो यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितने डिग्री का कोण आएगा, बताओ जल्दी से। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का आएगा ना, क्योंकि ये रेखा है। मैंने अभी आपको बताया था कि रेखा पे कोण कितने डिग्री बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस कोण को और इन दोनों कोणों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो मैं इनका नाम दे देता हूँ, है ना। इसमें नाम तो नहीं दिया, पर मैं नाम दे देता हूँ, है ना। लेकिन आप क्या करना, आप सिस्टमेटिक अपनी कॉपी में कर लेना, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल शॉर्टकट में करना, ठीक है। चलो मैं अभी नाम देता हूँ, A और B और C नाम दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, कोण A मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिएगा, कोण A प्लस कर दिया मैंने 125 डिग्री और बराबर लिख दिया 180 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों को हमने जोड़ दिया मतलब ये पूरा, है ना। ये पूरा कितना 180 डिग्री है। तो 125 डिग्री प्लस कोण, ये वाला कोण A, ठीक है। अब हमको कोण A की वैल्यू निकालना, मतलब ये निकालना है। तो क्या करेंगे, कोण A बराबर 125 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। चलो, तो कोण A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्या आ जाएगा? 10 में से 5 जाएगा, 5 ही बचेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर 5 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। तो कितना आया? 55 डिग्री आया। कितना है? 55 आ गया। ये कोण कितना आ गया? 55 आ गया, है ना। अब यहाँ देखो, नीचे देखना, ये वाला, इस वाले में भी यही करेंगे हम। क्या करेंगे, देखो ये लाइन ऐसी खींची हुई है, नहीं ऐसी नहीं खींची है, ऐसी खींची है, ऐसी खींची हुई है। तो इतना कोण हमको पता नहीं है, पता है क्या, ये इतना नहीं पता है। और एक लाइन यूँ जा रही है ना, ये जा रही है, तो ये कोण हमको पता नहीं है, और इतना कोण पता है। ये कितना है, ये है 125 डिग्री है। कितना है? 125। तो इन दोनों कोणों को यदि जोड़ देंगे तो कितना डिग्री का आएगा? 180 डिग्री का आएगा, है ना। तो इन दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये वाला कोण, कोण बी प्लस ये भी जोड़ दो 125। दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक रेखा पर बन रहा है। एक रेखा पर बनने वाले एक ही कोण, एक ही ओर के कोण क्या कहलाते हैं? रेखिक युग्म कहलाते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, कोण बी बराबर 180 डिग्री, और ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी की वैल्यू कितनी आ गई? 55। कितनी आ गई? 55 डिग्री आ गई, ठीक है। हमने दोनों निकाल लिए। ये क्यों निकाले हैं मैंने, ये अब आपको समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से। देखो, एक प्रमेय आपको हमेशा याद रखना है, 9th में और 10th में जहाँ तक आप पढ़ोगे ना, वहाँ तक आपको काम आएगी, ठीक है। ज्योमेट्री में ये काम आने वाली है आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छी है, आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज़। क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा कहीं पर मार्जिन पर। क्या है वो प्रमेय? वो प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोण मतलब अंदर के कोण, तो किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। नहीं आया समझ में? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग, किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग, दो अंदर के कोणों का योग, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे यदि, दो अंतः कोणों का योग उस
त्रिभुज, उसी त्रिभुज के, है ना, उस त्रिभुज के बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण, बाहर का कोण कौन सा, ये वाला, बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, बाह्य कोण मतलब बाह्य कोण के बराबर होता है। इसको बहिष्कोण प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण प्रमेय। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बाहर का कोण होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। ठीक है, तो इसको हम बहिष्कोण प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये होता है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा। यही तो बोला उसने हमको, यहाँ पर ये तो बोला है कि यदि इन दोनों त्रिभुजों को आप इन दोनों कोणों को आप जोड़ दोगे तो वो जो बाहरी कोण है उसके बराबर होता है। तो क्या करेंगे, मैं आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर देना। कोण ए, ये वाला कोण ए प्लस कोण बी बराबर x डिग्री, है ना, x डिग्री की वैल्यू हम निकाल देंगे। इन दोनों कोणों को जोड़ दो, क्या है 55 प्लस यहाँ पर भी है 55, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, x बराबर 110 डिग्री हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये प्रमेय ये याद रख लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये 9th में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, 9th 10th जहाँ तक आप पढ़ोगे ना वहाँ तक आपको ये काम आएगी। ठीक है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ओके। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये दो तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो पेपर में ऐसा कैसा दिया है, लेकिन एक तरह से और पूछा जा सकता है। वैसे भी मैं आपको इस सवाल को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप ये भी नोट डाउन कर लेना और जो मैं इसका बताऊंगा इसको थोड़ा क्या करके मॉडिफाई करके मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा सा सुधार करके वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इस सवाल को हम कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, 93 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है, 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, 72% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। कितने प्रतिशत स्टूडेंट या विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप ही बता दोगे। मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपको, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके 8th में कितने परसेंट बने, 8वीं में कितने परसेंट बने, तो आप बताओगे 80% बने। तो कितने नहीं बने, तो आप बता दोगे 20% नहीं बने, 20% में नहीं कर पाई एग्जाम में परफॉर्मेंस, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया आपकी परसेंट, किसी से और से पूछूं कि आपके कितने परसेंट बने, तो आप बताओगे 55% बने। तो कितने नहीं बने, 45% नहीं बने, है ना। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही पूछा जा रहा है कि 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं रखते हैं। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100। क्या होता है 100, जिसमें से 72 निकल गया। क्या निकल गया, 72% निकल गया, तो कितने प्रतिशत बचा, जल्दी बताओ। तो 100 में से क्या कम कर दो, 72 माइनस कर दो 72, कितना आएगा, 48%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली हो गया। तो अब देखो, ये सवाल एक तरह से और पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, देखो ये तो बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, है ना। अब एक तरह से और कैसे पूछा जा सकता है वो देखिएगा आप। ठीक है, अब देखो एक तरह से और कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट, देखो 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, है ना। तो कितने विद्यार्थी, ये प्रतिशत हट जाएगा, ये प्रतिशत हट जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कैसे कि 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। यहाँ पे पहले क्या था, प्रतिशत था, जो मैंने अभी मिटा दिया आपके सामने, है ना। तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हमको ये बताना है। अब हमको कितने विद्यार्थी नहीं रखते उनकी संख्या बताना है ना। पहले हमने प्रतिशत बताया था, अब देखो ये कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले 25 का 72% के हिसाब से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 72%। उसने बोला कि 25 विद्यार्थी है, जिसमें 72% मतलब 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, है ना। तो 72% में हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को वो 72% बोल रहा है। 25 में से कितने विद्यार्थियों को वो 72% बोल रहा है, कितने विद्यार्थियों को, वो हम निकालते हैं। तो 25 में से वो बोल रहा है, कितने में से, 25 में से क्या बोल रहा है कि 72% है। कितने प्रतिशत है, 72।
तो हम क्या निकाल रहे हैं, स्टूडेंट की संख्या निकाल रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या, है ना। क्या निकाल रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की हम संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 25 में से वो 25 को क्या बोल रहा है, 25 में से 72% विद्यार्थी क्या रखते हैं, गणित में रुचि रखते हैं। तो हम 72% के हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो बटे क्या लिख देंगे, 100 लिख दिया, बस काट दो। 25 की टेबल आती है क्या, आती है। 25 से करना 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, सही है। तो 72/4 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 18 की टेबल आती है तो कट जाएगा। 4 एक करना 4, 4 एक करना 4, और क्या कटेगा फिर, 4 8 32, सही है ना। 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, क्या आ जाएगा 18। मतलब वो 18 स्टूडेंट्स को, 18 विद्यार्थियों को, 18 स्टूडेंट्स को वो क्या बोल रहा है, 72% बोल रहा है। 18 स्टूडेंट्स को, 18 विद्यार्थियों को क्या बोल रहा है, 72% बोल रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। 18 जो 25 में से 18 जो विद्यार्थी हैं, 18 जो है वो गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने नहीं रखते, तो आप क्या करोगे, 25 में से क्या माइनस कर दो, 18 माइनस कर दो, सही है क्या। 25 में से क्या माइनस कर दो, 18 माइनस कर दो, कितना आएगा जल्दी बता दो, 7 आ जाएगा, है ना। तो 7 जो है, 7 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, है ना, नहीं रखते, ठीक है। चलो, तो मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, किस तरह से निकाला ये आप ध्यान से समझिएगा। सिंपली 2 सवाल किए, इन दोनों सवालों को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो जरूर कीजिएगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस प्रकार का सवाल ये रिपीट हुआ है, ठीक है। ये पिछली जो प्रीवियस पेपर हैं, जो पिछले पेपर है पिछले साल के, उनमें भी ये आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि x और y 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के क्रमशः इकाई और दहाई के अंक हो तो बनने वाली संख्या क्या होगी। तो आप याद रखना, एक फॉर्मूला क्या है कि संख्या बराबर क्या, संख्या बराबर, संख्या का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणित दहाई प्लस इकाई। देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10 गुणित दहाई प्लस इकाई, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये आपको 9th 10th में काम आएगा, ठीक है। क्या है, संख्या बराबर 10 गुणित दहाई प्लस इकाई, ये फॉर्मूला होता है संख्या का, ठीक है। बस इसमें मान पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला कि x और y 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के क्रमशः इकाई व दहाई अंक। तो क्रमशः मतलब क्रम से, पहले क्या है इकाई, तो पहले देखो x आया है, तो x क्या है, इकाई है। दूसरे नंबर पर क्या है, दहाई, तो y क्या हो जाएगा, दहाई। तो ध्यान से देखिएगा, y हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, और इकाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10y प्लस x। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको 9th 10th में आगे बहुत काम आएगा कि संख्या किससे बनती है। तो संख्या बराबर 10 गुणित दहाई प्लस इकाई। तो ये सिंपली हमने हल किया, दहाई के स्थान पर y रख देंगे, इकाई के स्थान पर x रख देंगे, जैसा हमको क्वेश्चन में बोला था। उसने बोला था ना कि यदि x क्या हो, इकाई हो, और y क्या हो, दहाई हो। क्रमशः मतलब तो यही तो होता है, क्रमशः मतलब क्या होता है, क्रम से, कि पहले कौन आया था, पहले x आया था तो x इकाई होगा, फिर दूसरे नंबर पर y आया था तो दूसरे नंबर पर दहाई होगा y, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस प्रकार का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% आना ही है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इन सवालों को कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो P, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 + R/100 की पावर T कर सकते हैं, या N भी कर सकते हैं, N भी कर सकते हैं और T भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे T की जगह
समय को हम टी से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर और एन से भी, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे 1। ठीक है, चलो तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये कर दो। ठीक, चलो तो हम करते हैं। देखो आगे ध्यान से देखिएगा। देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं, केवल वैल्यू पुट करना है। तो पी मतलब क्या होता है, पी मतलब मूलधन। मूलधन मतलब आपने किसी को दिया, मान लो किसी ने आपसे पैसा मांगा, भैया 1000 रुपये दे दो, तो आपने 1000 रुपये दे दी कि लो भैया 1000 रुपये, तो ये मूलधन है। क्या है ये, मूलधन है। आपने बोला कि भैया मैं ब्याज लूंगा आपसे, तो उसने ब्याज आपको 100 रुपये दे दिए, साथ में 1 महीने बाद आपको 100 रुपये उसने दे दिए। तो आपको किसने दिए, कितने रुपये दिए उसने, 1100 रुपये दिए। तो 1100 रुपये हैं, ये मिश्र धन होता है। ये 1100 रुपये जो हमको उसने रिटर्न किए ना, वो होते हैं 1100 रुपये। 1100 रुपये होते हैं, वो मिश्र धन होता है। वो जो हमने उसको 1000 रुपये दिए थे, वो क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 12600 ये क्या है, हमारा मूलधन है। ये क्या है, हमारा पी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, पी की, मूलधन है ना। यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं आपको समझने के लिए। मूलधन, मूलधन मतलब पी। पी कितना है, पी है हमारे पास 12600। समय, समय टाइम, टाइम को टी से, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। क्या ये लिखा है यहाँ पे 2 वर्ष, कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। ठीक है, और आर, आर मतलब रेट, रेट मतलब दर। क्या, दर, दर, दर कितनी दी हुई है, 10%। कितनी दी हुई है, 10%। चलो सारी वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। रखें, चलो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी आई। सी आई मतलब सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, तो आप इंग्लिश का भी याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो दोनों में आएगा, हिंदी मीडियम में आएगा, इंग्लिश मीडियम भी आएगा। ठीक है, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी। पी की वैल्यू कितनी बताओ, 12600। कितनी है, 12600। चलो अब बताओ मुझे, अब 1 + 1 + आर, आर की वैल्यू 10/100। और फिर टी की वैल्यू बताओ, टी की वैल्यू है 2। टाइम कितना है, 2 वर्ष तो है, -1 कर देंगे। सिंपली हल कर लो जल्दी से फटाफट। चलो करो हल। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। तो 1 और 100 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इधर कर देंगे, 100 का गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो। 100 का गुणा इधर करेंगे तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, 1 का गुणा इधर करेंगे तो 10 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी में भी करो वही की वही संख्या आ जाती है ना। 1 का गुणा इसमें किया तो यही आ जाएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा और ये स्क्वायर लगा है और -1 चल ही रहा है। आगे देखो, सिंपली हल कर लो। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखो एक काम ये कर सकते थे हम, यहाँ पर एक काम ये कर सकते थे कि ये 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते थे, कर सकते थे। तो क्या होता है इससे, इससे ये होता कि ये इजी हो जाता, थोड़ा क्या हो जाता, सिंपल हो जाता, तो ये बढ़िया रहेगा। चलो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, ये सिंपल हो जाएगा ना, कट जाएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने करवा रहा हूँ। तो फिर से मैं लिख देता हूँ 1 + 1/10। ठीक है, फिर का स्क्वायर -1 और ऐसे ऐसे, यहाँ से 0 से 0 मैंने फिनिश कर दी। ठीक है, चलो आगे देख लो। बस एलसीएम ले लो, एलसीएम वैसे ही लेंगे जैसे अभी लिया था। यहाँ पे 1 मान लो, इसके बटे में क्या मान लो, 1 मान लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। कितना आ गया, 10। अब 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 10 ये इधर हो जाएगा, 1 का गुणा इधर करो तो 1 1 × 1 हो जाएगा, -1 चल ही रहा है। चलो 12600। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 10 ऐसे कैसे लिखेंगे, स्क्वायर कर देना। ठीक है, और 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर -1। ठीक है, सिंपली आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट देखो आगे। अब क्या करेंगे, अब 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 11 को यदि हम 2 बार लिखे, 11 × 11, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। आप करके देख लेना कितना आएगा, 121। अब 11 की घात 2 कर दी थी, अब 10 की घात 2 भी करना है। मतलब जो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर वर्ग इसको भी देना है और इसको भी देना है। तो इसको तो दे दिया तो 121 आ गया, अब इसको भी दे दो। तो 10 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 10 × 10, क्योंकि 10 की घात 2 होगी ना, तो कितना आंसर आएगा, 100। यहाँ लिख देंगे 100। ठीक है, कितना लिख देंगे, 100, और -1 चल ही रहा है। आ रहा है समझ में। चलो अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इधर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इधर ले लेता हूँ, देखो ध्यान से।
ये लिखा मैंने ऐसे कैसे 12,600, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 121 बटे 100 माइनस 1, इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। ये बराबर चल रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 100 और 1 का 100 ही एलसीएम आएगा। 100 का गुणा इधर कर देना, 1 का गुणा इधर, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 121 आ जाएगा, 100 का गुणा इधर करेंगे तो 100 आ जाएगा। सही है, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही तो आएगा। चलो नेक्स्ट देखो आगे। आप क्या करेंगे, बस 121 में से 100 माइनस कर दो, कितना आएगा 21 ही आएगा, और ये 100 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये बताओ गुणा में क्या मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल है, तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। क्या आया 126, और ये ब्रैकेट लगा यहाँ पे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, याद रखना। ब्रैकेट जहाँ पे होता है ना वहाँ समझ जाना कि दोनों संख्याओं का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बस इनको सिंपली आप हल करना, तो इसका आंसर आप करके देखना, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना कितना आएगा आंसर। यहाँ पे देखो मैं कर देता हूँ, चलो 21 पंजे 105, 21 छंगे 126 की 6 आ जाएगा, फिर 12 कैरी ऑन होगा, फिर 21 दूना 42, हासिल आ जाएगा 4, हासिल आ जाएगा 5, और 21 से करना 21, 21 और 5 26, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। आंसर ये, तो आप इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100%, ठीक है, आना ही है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इनको फॉर्मूला याद कर लेना और इनको 1-2 बार करके देखिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा ज़रूर, नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखा है, 0.0000001 का वर्गमूल बताओ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को आप लिखो, फिर से देखो, वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल क्या है, तो देखो पहले इसको मैं लिख के बताता हूँ, 1 2 3 4 5, ये लिखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं, इसका वर्गमूल बताना है, वो क्या बताना है, वर्गमूल बताना है, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, आप इसको ये दशमलव हटाओ, आप ये दशमलव हटाया, आपने हटाया, हटा दिया, तो दशमलव हटाया तो आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। दशमलव हटाया तो 1 लिख दिया। उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3, कितने अंक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक थे। दशमलव के बाद कितने अंक थे, 6 अंक थे, तो हमने 6 0 लिख दिए, ठीक है। अभी जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो जीरो मैंने हटा दिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ ये, तो इस जीरो का कोई मीनिंग ही क्या नहीं है, ये तो 25 ही लिखा है, कि ऐसे इसे बोलेंगे 0.25, क्या लिखा है, केवल 25 ही लिखा है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ तो बताओ ये कितना लिखा है, 265 ही लिखा है वो। तो इनका जो आगे रहती है ना जीरो, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, देखो इसका वर्गमूल पूछा है हमसे, क्या पूछा है, वर्गमूल। तो वर्ग क्या होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है बताओ, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और कितना लिखा है, 10, कितना लिखा है, 10 लाख, है ना, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या करना है हमको, 10 लाख का क्या बताना है, वर्गमूल बताना है ना। जैसे 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, है ना। और कैसे, और भी देखते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो वैसे ही हमको बताना है कि 10 लाख का वर्गमूल क्या होगा। तो सिंपली है, आप देखो जोड़े निकाल दो आप, तो एक ये निकाल दो, एक ये निकाल दो, एक ये निकाल दो, एक लिख दो, एक एक जीरो यहाँ से निकाल दो, है ना। ये पीछे से निकाल लो, आगे से कहीं से भी यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाला, एक जीरो यहाँ से निकाल लो, एक जीरो यहाँ से निकाल लो, इस एक जीरो यहाँ से निकाल लो, निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1000, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं दिया है, ये ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, तो ये 1/1000 आया ना, तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। और क्या करेंगे, देखो कितनी जीरो लगी है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, कितनी जीरो, 3 जीरो, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। अभी 1 अंक है, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, है ना। और ये जीरो लिख दो, ठीक है। दशमलव के बाद जीरो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बस 0.001 ये ऑप्शन में दिया है, आप वो ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। चलो
देखो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो 225 का आप मुझे क्या बताना, वर्गमूल बताना। कितने, 225 का वर्गमूल क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और मैं दे देता हूँ आपको 324 का आप वर्गमूल मुझे बताइएगा, ठीक है। 256 का आप मुझे वर्गमूल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने याद भी आपको पिछली वीडियो में करवाए हुए हैं वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल मैंने आपको 25 तक याद करवाए हैं, ठीक, कहाँ तक, 25 तक मैंने आपको वर्गमूल याद करवाए हैं। तो आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक आपको याद करवाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना है। यदि नहीं आए ना तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यदि नहीं आए तो क्या कर दोगे, अनसब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ठीक है। यदि एग्जाम में नहीं आए तो, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये ऐसे क्वेश्चन करके जाइएगा, अच्छे से 2 या 3 बार 4 बार करके देखिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन करके देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, 100% इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे, जल्दी फटाफट करना है, 3-4 मिनट में क्या करोगे। आपको पहले 2 लाइन याद रखना है। कितनी लाइन, 2 लाइन। पहली लाइन ये कि आपको ऐसी संख्या सोचना है 2 अपने मन से कि जिनको जोड़ दें, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ जोड़ना, यहाँ प्लस से, जिनको जोड़ दें तो आ जाए 12। कितना आ जाए, 12 आ जाए। ऐसी 2 संख्या आपके मन से आपको सोचना है, जिनको जोड़ दें तो आ जाए 12। कितना आ जाए, जिनको जोड़ दें, क्या करते हैं, जिनको जोड़ दे तो आ जाए 12, ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन ये है, यहाँ पे गुणा करो पहले। 36 का गुणा, यहाँ पे कोई संख्या है क्या, है ना, क्या है, 1, क्या है भैया, 1 है। तो 36 का 1 में गुणा करो, कितना आएगा, 36 ही आएगा। कितना आएगा, 36 ही आएगा। तो यदि उन दोनों संख्याओं, उन्हीं दोनों संख्याओं का जो यहाँ जोड़ रहे हैं ना, उन्हीं दोनों संख्याओं का यदि हम क्या कर दें, गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दे तो आ जाए 36। कितना आ जाए, 36, ठीक है। 2 लाइन हो गई याद, आपको याद रखना, 2 लाइन आपको लगाना पड़ेगी। पहली लाइन ये कि यदि उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो आ जाए 12, और उन्हीं 2 संख्याओं को जो आपने सोची थी ना, उन्हीं 2 संख्याओं को वापस यदि गुणा कर दें तो 36 आ जाए। बताओ ऐसी 2 संख्याएं हैं क्या, पता है आपको, बताओ, याद है, नहीं याद है, चलो याद होगी तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। चलो तो कितनी हो जाएगी, 6 और 6, ठीक है। 6 और 6 हो जाते हैं 12, और 6 6 36। तो 2 संख्याएं कौन सी है, 6 और 6, ठीक है। चलो तो ये दोनों संख्याएं याद रखना, ठीक है। 6 6 है ना, 2 संख्याएं। चलो देखो अब क्या करेंगे, 6 लिखा ऐसा कैसे ही, सॉरी एक्स का स्क्वायर लिखा प्लस 6x। इस पद को हमको 2 भागों में तोड़ना है। इस पद को क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। इसलिए हमने 2 लाइन को लिखी थी, 2 संख्याएं हमने मन से सोची थी। इस पद को जो मिडिल टर्म्स है इसको हमको डिवाइड करना है, विभाजित करना है 2 भागों में। 6x प्लस 6x, है ना, हो गया क्या, 6x प्लस 6x कितने हो जाएंगे, 12x, मतलब 12x हो जाएंगे, है ना, और प्लस 36 चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कॉमन कॉमन मतलब इन दोनों में होना चाहिए वो ऐसी संख्या जो इन दोनों में क्या है, बताओ, x है ना, क्या है, x। अब देखो यहाँ पे x, एक x निकल गया, यहाँ पे कितने x थे, 2 x थे, यहाँ पर एक x निकल गया, एक x बचा, प्लस लगाओ। यहाँ पे ये जो x था ये कहाँ गया, यहाँ आ गया है। अब यहाँ क्या बचा, 6। जैसा ब्रैकेट इधर बना है वैसा का वैसा ही इधर बना दो, ये नियम है, ये नियम है। जैसा ब्रैकेट इधर बना है वैसा का वैसा ही इधर बना दो, थोड़ी गैप रख के, यहाँ पे गैप रखना, बना दिया। अब देखो आपको केवल x देखना है, ये मत देखना, ये मत देखना, आप केवल x देखना। x दिख रहा है आपको, ये x जो था ये कहाँ गया है, यहाँ आ गया है। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पे ये प्लस बचा, और ये क्या बचा, 6 बचा। अब आप यहाँ से और यहाँ से क्या निकालोगे, कॉमन निकालोगे। क्या निकालोगे, कॉमन। बताओ इसमें यहाँ और इस वाले टर्म्स में, इस वाले पद में और इस वाले पद में कॉमन क्या है, क्या है कॉमन, जल्दी बताओ। x प्लस 6, क्या है, x प्लस 6 यहाँ पर भी है, x प्लस 6 यहाँ पर भी, तो दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। आ गया कॉमन, चलो तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से केवल x बचा, ये प्लस लगा दो। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 6, बस। तो क्या बोला था, गुणनखंड क्या था, x प्लस 6 है, ये क्या था, एक गुणनखंड x प्लस 6 है, तब दूसरा गुणनखंड क्या हुआ, तब दूसरा गुणनखंड भी वही होगा, तब दूसरा गुणनखंड भी वही होगा, ठीक है। तो सिंपली सवाल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको यदि समझ में नहीं आया हो तो आप प्रीवियस कर मतलब रिटर्न करके इसको देख लेना, ठीक है।
इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, देखिएगा। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये शायद 8th में आपका होगा या नहीं भी होगा, नहीं भी होगा तो ये 9th में है, ठीक है। कहाँ है? 9th में, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता मतलब क्या होता है? प्रायिकता मतलब संभावना। प्रायिकता मतलब संभावना किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके परसेंट कितने बने 8th में, तो आप बताओगे सर 65 बने। कितने बने? 65 बने, 65% बने। तो ये भी एक प्रायिकता है। 65% भी, ये भी एक क्या है? प्रायिकता है। किसकी प्रायिकता है? आपकी पास होने की। एग्जाम पास होने की प्रायिकता क्या है? 65% है। कितनी है? 60। किस में से? तो 100 में से। कितने में से? 100 में से। तो पहले क्या इसको बोलेंगे हम? अनुकूल परिणाम, मतलब जो आपको मार्क्स आए वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम ये रहे और अनुकूल परिणाम ये रहे। तो प्रायिकता का फॉर्मूला यही होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब जिसमें से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, आपको मैं बता दूं कि सिक्का जो होता है, सिक्का होता है उस पर जो भारत मंडा होता है, क्या मंडा होता है? भारत, उसको हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और हिंदी में, शुद्ध हिंदी बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष या चित्त भी बोलते हैं। शीर्ष भी बोलते हैं, चित्त भी बोलते हैं। और जिस पर रुपया मंडा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। और हिंदी में और पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पट, ठीक है। तो कितने पहलू होते हैं एक सिक्के के? 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल होता है, 2, है ना। तो क्या कर रहा है? 2 सिक्कों को उछाल रहा है। तो एक सिक्कों को थोड़ी, कितने सिक्कों को? 2 सिक्कों को उछाल रहा है। तो एक सिक्कों को उछालेंगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं? मतलब एक सिक्कों को यदि उछालेंगे तो 2 में से परिणाम आ सकते हैं, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक कोई सा भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 सिक्के लिए हैं, तो 2 सिक्कों के लिए कुल परिणाम क्या होते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। 2 सिक्कों को कुल परिणाम क्या होते हैं? तो देखो क्या लिखेंगे, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम क्या निकाल रहे हैं? कुल परिणाम, ठीक है। अभी हमको कुल परिणाम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखा है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शीर्ष मतलब क्या होता है? शीर्ष मतलब चित्त भी बोलते हैं और हेड भी बोलते हैं, है ना। और एच से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चित्त भी बोलते हैं, हेड या एच से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो तो देखिएगा ध्यान से, 2 सिक्कों को अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले कुल परिणाम निकालना पड़ेगा कि कितने हम परिणाम आ सकते हैं। फिर हम बताएंगे कि हेड कितने आ सकते हैं। पहले तो हम ये बताएंगे कि कुल कितने आ सकते हैं, कितने में से आ सकता है हेड, है ना, वो बताएंगे। तो देखो 2 सिक्कों को उछाला, तो कितने सिक्कों को उछाला हमने? 2 सिक्कों को क्या करा? उछाला। तो या तो पहले में क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा? मान लो टेल आ जाएगा शायद, है ना। या फिर पहले में टेल आ जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, है ना। आपने दोनों सिक्कों को उछाला तो क्या हो जाएगा? पहले में टेल आ जाएगा, दूसरे में हेड आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए? टेल आ जाए, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। मतलब 4 संभावनाएं आपके पास हो सकती हैं। देखो मैंने दोनों सिक्कों को मान लो उछाला, है ना। तो आप बताओ क्या आ सकता है? आप खुद बताओ क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। क्या आ सकता है? हेड और टेल। आपके मन से बोले सर हेड और टेल आया होगा। क्या बोला आपने? सर हेड और टेल आया होगा। तो हेड और टेल आया हुआ, यहाँ पे आ रहा है क्या? देखो हेड और टेल आया हुआ, हेड और टेल आया हुआ, ये आ गया, है ना। फिर से मैं उछालता हूँ, देखो मैंने सिक्कों को उछालो, आप बताओ क्या आ सकता है? तो आप बताओगे सर क्या आ सकता है कि टेल और हेड आ सकता है। सर क्या आ सकता है? टेल और हेड आ सकता है। तो बताओ यहाँ पे है क्या? टेल और हेड, ये आ सकता है। तो हम संभावनाएं बता रहे हैं। तो हमारे पास कितनी संभावनाएं? हमारे पास 4 संभावनाओं में से कोई सी भी एक आ सकती है ना। तो यहाँ पे हमसे उसने ये पूछा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक शीर्ष आने की, मतलब एक चित्त आने की हमको प्रायिकता बताना है, एक हेड आने की हमको प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख जरूर लीजिएगा, इसको लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी मतलब प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता पी बराबर क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, तो प्रायिकता P बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम की संख्या। किसकी? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या। किसकी संख्या? अनुकूल परिणाम की संख्या बट्टे क्या हो जाएगा? कुल परिणाम की संख्या। कुल
कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा। हिंदी में कैसे, मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, P बराबर नंबर ऑफ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम P लिख सकते हैं, P और नंबर ऑफ ई मतलब कोई इवेंट, कोई घटना घटित हुई है। कौन सी घटना, सिक्के को उछाला, ये इवेंट है, कोई घटना है। ई को इवेंट बोलते हैं इंग्लिश में घटना को। ठीक है, इवेंट बोलते हैं। एस हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई मतलब यहाँ पे जो संख्या है ना वही आ जाएगी यहाँ पर। और फिर यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एस, इसको लिखते हैं हम, ये मैथमेटिक्स में लिखा है। ठीक है, आपको ज़्यादा इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर देना। ठीक है, चलो तो पीई मतलब प्रायिकता, मतलब किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, एक दो सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो दो सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, ऐसे लिखना पड़ता है हिंदी में, पर आपको शॉर्टकट में करना है तो कर दो। शीर्ष एक सिक्के क्या शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो बताओ अनुकूल परिणाम क्या, शीर्ष के मतलब कितने शीर्ष आ सकते हैं, कितने चित्त आ सकते हैं। तो यहाँ पर आ सकता है चित्त, यहाँ पर आ सकता है और इसमें आ सकता है। कितने, 1 2 3, 3 जगहों पर चित्त आ सकता है। तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो केवल क्या आना चाहिए, शीर्ष आना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे तो टेल भी आ रहा है, यहाँ पर भी टेल आ रहा है ना। लेकिन केवल शीर्ष आना चाहिए। क्या बोला, एक शीर्ष आने की प्रायिकता बताना है, केवल क्या बताना, एक शीर्ष आने की प्रायिकता। ठीक है, तो केवल शीर्ष कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है शीर्ष। हेड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है, तो एक लिख दिया। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, कुल परिणाम कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो लिख देंगे पीई बराबर 1/4। ठीक है, शीर्ष आपने देख लिया, शीर्ष क्या बोलता है, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो शीर्ष हमारे पास एक ही आया है, दोनों सिक्कों को उछाला तो शीर्ष एक ही बार आया है। ठीक है, 2 बार नहीं आया कि 2 सिक्के उछाले तो 2 बार आ गया, नहीं। ठीक है, स्थिति तो एक ही बनी ना, सिचुएशन तो एक ही बनेगी, सिचुएशन तो एक ही बनेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/4, जो ऑप्शन में दिया है डी वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, इस प्रकार का क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे बोर्ड पे नहीं, एग्जाम में रिपीट हुआ है। 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया है। ठीक है, तो ये कर लेना प्लीज। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सवालों को कैसे करते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो आप 32 को ऐसा कैसे लिखो, ये 243 है, इसको ऐसा कैसे लिखो, और ब्रैकेट लगा, और ये जो 5 लिखा है इसको 1/5 लिख दो। जो ये 5 लिखा है इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/5। यदि यहाँ 6 लिखा होता तो मैं क्या लिखता, 1/6 लिख देता। ठीक है, यहाँ 3 लिखा होता तो मैं 1/3 लिख देता। अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखो 32 को हम क्या करेंगे, 32 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या कैसे लिख सकता हूँ कि 2 की घात 5, 2 की घात 5 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यदि 2 को हम 5 बार लिखकर गुणा करेंगे, कितनी बार, 5 बार लिखकर गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 32 तो आएगा। तो इनकी घातें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2 की घात 5 आ रहा होगा समझ में आपको, है ना। तो ये मैंने कहाँ से करा, ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे कैसे पता चला कि 2 की घात 5 ही करेंगे तब आएगा 32। ये मैंने गुणनखंड से पता किया। कैसे किया, मैंने 32 का क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया, फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, तो आप गुणनखंड करना आपको आता होगा। ठीक है, तो सिंपली है ना ऐसे किया मैंने, कहाँ से किया, गुणनखंड से किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 243 का करेंगे। तो 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको पहले गुणनखंड करके देख लेते हैं हम। देखो 7 से करते हैं, किससे करते हैं, 7 से। तो 7 या 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रुको 1 मिनट, ये 3 से हो जाएगा ना शायद। देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 के बारे में आता है क्यों, बिल्कुल आता है। तो देखो 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से करो, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से कितना हो जाएगा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, तो कितना 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 की घात क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, अब क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो और ये 1/5 लिख दो। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब बस आपको इन्हें फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, देखो a की घात m और यहाँ पे कर दो आप b की घात m। ठीक है, b की घात m, फिर क्या होता है, फिर ब्रैकेट लगाओ और n कर दो, तो क्या हो जाता है, m इंटू n हो जाता है और बटे b m इंटू n हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, क्या है, फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पे सिंपली कर लो जल्दी से, क्या करेंगे, 5 गुणित 1/5 कर देंगे, 1/5 और बटे 3
ये 3 की घात 5 ही लिखा, गुणित 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2/3 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किससे किया मैंने ये मैंने इसी से किया, इस फॉर्मूले से 1/m/b/n की ब्रैकेट n। तो यदि ऐसी घात रहेगी तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वही मैंने इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें कर दिया, ठीक है। और दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 72 डिग्री दिया है, तो कोण C का मान बताओ, ठीक है। तो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो आपको समांतर चतुर्भुज की 2 कंडीशन है वो याद रखना, आप एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि समांतर चतुर्भुज, क्या लिख रहा हूं देखना ध्यान से, समांतर चतुर्भुज, क्या लिखा मैंने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कौन से कोण, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट एक और है समांतर चतुर्भुज, क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, के विकर्ण, किसके, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये आप लिख लेना, ठीक है, दोनों लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ठीक है। क्या, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण मतलब ये विकर्ण जो है ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, ठीक है, क्या है, विशेषता है, या उसका गुण धर्म है, क्या बोलते हैं, गुण धर्म है या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आप ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखिएगा, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे देखो, आपको यदि प्रॉपर्टीज पता होगी, गुण धर्म पता होंगे, तो आप इसका आंसर दे दोगे, इसका आंसर आप दे दोगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो देखो सम्मुख कोण हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है, कोण C पूछ रहा है हमसे, कौन सा पूछ रहा है, कोण C। तो देखो इसके सामने कोण A का सामने का कोण कौन सा, कोण C तो है, तो बताओ 72 डिग्री दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 72 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के जो कोण क्या होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, 72 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुण धर्म भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मैं आपकी तैयारी पूरी करवा चुका हूँ, ठीक है। 5 सालों के मैंने ओल्ड पेपर डाल दिए हैं इस चैनल पर, 5 सालों के, ठीक है, 5 या 6 सालों के ओल्ड पेपर में डाल चुका हूँ, सॉल्व भी करवा चुका हूँ, और सारे सब्जेक्ट की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी मैं वीडियो इंटरेस्टिंग डालता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। और आपको और भी यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं उसको एक बार इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।